पिछले के वीडियो में हम लोगों ने स्वर का वर्गीकरण खूब अच्छे से पढ़ा। आप लोग पीछे जाकर उसको देखिएगा। और स्वर के बाद भी जैसे हुआ आयोग हुआ, अनुनासिक हुआ, अनुनासिक हुआ, आगत हुआ, इन सब चीजों के बारे में जान लिया। और हम अब बढ़ते हैं अगले नए चैप्टर पर, व्यंजन कि व्यंजन क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, उसका वर्गीकरण क्या है। उनमें भी हम स्वर के तरीके से बहुत अच्छे से जानेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है और वो कितने प्रकार के होता है, किस तरीके से उच्चारित किया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। तो व्यंजन, हम पहले जानते हैं व्यंजन क्या है। जिन हमने शुरुआत में कहा था कि जो वर्णमाला है वो दो प्रकार के होता है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और इसके दो प्रकार है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। एक स्वर है और दूसरा व्यंजन। स्वर के जितने भी रूप तरीके से अध्ययन किया जाता है उन सारे तरीकों से हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम व्यंजन की चर्चा करेंगे। तो व्यंजन जिन वर्णों को, यहां परिभाषा लिखते हैं, जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे इनकी संख्या हिंदी में इनकी संख्या, यानी किसकी? व्यंजन वर्ण की। इनकी संख्या होगा व्यंजन की। इनकी संख्या 33 है। 33 है। स्वर कितना था? 11 और 2 अयोगवान था। ये 11 स्वर था और 2 अयोगवान। इन सब की चर्चा हो गई। उसी प्रकार 33 वर्णों की भी चर्चा होगी। अब हम ये क्या कह रहे हैं परिभाषा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। किस प्रकार हम स्वर की सहायता लेते हैं? जैसे व्यंजन क्या है, जैसे कहते हैं का, ये क्या है? ये व्यंजन है। ये व्यंजन है, इसको हम का, हम बोले च, हम बोले पा, हम बोलते हैं बा। इन सारे वर्ण को देखिए बोलते हैं का, च, प, वा, जो भी बोल रहे हैं उसके आ देखिए निकल रहा ना, बा, च, आ निकल रहा। इसको शुद्ध करने के लिए, इसको व्यंजन बनाने के लिए हमें यहाँ हलंत लगा के इसके आगे इसके आ को, स्वर को निकाल देना होता है। तो इसकी सहायता से हम इसको पूर्ण करते हैं, नहीं तो ये अधूरा होता है। और इस प्रकार ये, अगर इसमें हलंत नहीं लगा है तो ये मान के चले कि इसके अंदर ही आ हमारा, क्योंकि आ जो है वह उदासीन है, उसके जो मात्रा होते दिखते नहीं है, वो अपने आप निकल के बाहर आता है। जब हम उसको उसके पहले व्यंजन वर्ण में हलंत लगाते हैं तो तब ये जो हरस आ है ये निकल के बाहर आ जाता है। अब देखिए जैसे पा बोल रहे हैं ना, अब हम इसको बोलेंगे का, च, प, आधा हो जाता। आधा बोल के देखिए तो यहाँ हरस निकल के आ गया, ये जो है यहाँ आ गया। और एक बात और है कि जो ये हर्ष आ है ये किसी भी व्यंजन के साथ इस प्रकार से मिल जाता है कि ये दिखता नहीं है लेकिन उसके साथ रहता है। ये यानी कि सबके साथ मिला होता है, ये अपने आप को सब में मिला देता, इसीलिए इसे शहीद वर्ण भी कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? शहीद वर्ण। किसको? इस हर्ष आ को शहीद वर्ण कहते हैं क्योंकि ये सबसे मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि इन 33 में व्यंजन के प्रकार क्या है या 33 क्या क्या है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। व्यंजन का प्रकार, व्यंजन कितने हैं? 33 है। इन्हीं 33 को विद्वानों ने 3 भाग में बांट दिया है। किसमें? पहला प्रकार बताया स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 25। और दूसरा बताया है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। और तीसरा भेद बताए हैं ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है। अब हम इनमें एक एक करके जानेंगे कि स्पर्शी व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या है। स्पर्शी व्यंजन क्या है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करके बाहर निकलता है, किसी न किसी अंग को स्पर्श कर बाहर निकलता है, स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है। अब ये किस प्रकार से मुख से बाहर निकल, किस अंग को बाहर निकल, इसकी क्या परिभाषा है। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है या निकलते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 25 वर्ण है किन अंगों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए, जैसे ये मुख से इन वर्णों को अंदर से निकल रहा है, तो सबसे पहले जो यहाँ से निकलता है, यहाँ को स्पर्श करती है हवा, उसको हम जानते हैं कंठ के नाम से। कंठ कहिए या इसे कह लीजिए कंठ, या ऐसे दोनों तरीका ही सही है। यहाँ से कौन कौन वर्ण निकलते अभी जानते हैं उसको। और जिन वर्णों का उच्चारण यहाँ से होता है उसे हम जानते हैं मूर्धा के नाम से। किस नाम से? मूर्धा के नाम से। उसके बाद जिन वर्णों के उच्चारण दांत के थोड़ा पीछे और मूर्धा से थोड़े आगे यहाँ से होता है, उन्हें हम जानते हैं तालु कहते हैं। देखिए इसको, ये तालु है, और ये इसके अंदर जब जीभ ज्यादा अंदर ले जाते हैं उसे मूर्धा कहते हैं, यानी गले से थोड़ा ऊपर यहाँ मूर्धा होता है। तो ये तालु कहिए, इसे तालु कहिए या तालव्य वर्ण भी कहते हैं इसको, तालव्य वर्ण कहते हैं। अब और जिन वर्णों का उच्चारण इस ओष्ठ से होता है, इन्हें ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ वो कहिए या ओठ, ओष्ठ, ये कहिए। और जिन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है या दांत से होता है, दांत के छूकर निकलते हैं, उसे दंत कहते हैं। देखिए, इन 25 वर्णों का उच्चारण मुख के अंदर से निकलते समय हवा जिन अंग को स्पर्श करके निकलता है, विद्वानों ने उन वर्णों को वही नाम रख दिया। जिन जो वर्ण कंठ से निकला उन्हें कंठ कह दिए, जो मूर्धा को स्पर्श किया उसे मूर्धा कह दिया, और जो तालु को स्पर्श करते हुए निकले उन्हें तालव्य कह दिए। और जिन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है, यानी दांत से हो रहा है, उन्हें दंत कह दिया, और जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से हुआ उन्हें ओष्ठ कह दिया। अब हम इन्हें वर्गों में देखते हैं कि 25 लिख कर देते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें पहला होता है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 5 10 15 20 25, ये 25 वर्ण जो है इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। अब इसमें कौन सा कंठ है, कौन सा तालु है, कौन सा जिह्वा है, अब हम इन सारी चीजों को देखते हैं। अब का उच्चारण करते हैं। देखिए उच्चारण करिए, क, ख, ग, घ, अंग। का कहां से निकल रहा? हमें महसूस हो रहा है कि ये गले से निकल रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्वानों ने इसका क्या नाम दिया? कंठ, कंठ, कंठ वर्ण। और ये जितने भी वर्ग हैं, एक ही वर्ग या पंक्ति में बैठे हैं, इसीलिए इसे वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। वर्गीय
इसे वर्गीय वर्ण भी कहते हैं, वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। इन 25 को वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। और इसे उसी इन 5 वर्ण को जो जैसे जो जिस वर्ग में बैठा है तो उसके प्रथम नाम से उस 5 की गणना की जा सकती है। जैसे का वर्ग के सारे वर्ण, जैसे हम कह दिए का वर्ग का अर्थ होता है, देखिए ये कंठ से उच्चारित होता है, कंठ वर्ग हो गया, कंठ वर्ण हो गया। और ये का वर्ग में सारे बैठे इसलिए इसे का वर्ग भी कहते हैं। ये का वर्ग भी है और ये कंठ से उच्चारित होता है इसलिए इसे कंठ वर्ग भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है। बोलते हैं च, छ, ज, झ, इय। दोबारा बोलिए, नहीं अगर समझ में आता है एक बार में तो दोबारा बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, इय। समझ में आ गया? ये दांत से थोड़ा पीछे और अंदर गले, यहाँ से गले से थोड़ा बाहर हमें तालु पर जीभ का स्पर्श हो रहा और वहीं से हवा श्वास जो हमारी निकल रही है, तो इसे कौन सा वर्ण कहेंगे? तालु से स्पर्श होने के कारण इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण? तालव्य वर्ण कहेंगे। और इसके पहला अक्षर चा है और इसमें जितने भी वर्ण इसे चा वर्ग के नाम से जानते हैं। चा वर्ग को, अभी ये प्रश्न है, का वर्ग को किस नाम से जानते हैं? कंठ से, और चा वर्ग को जानते हैं तालव्य के नाम से। अब देखिए कि टा जो है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये कहां से उच्चारित हो रहा? टा, ठा, ड, ढ, अड़ा। ये देखिए जीभ को मोड़ कर ले जाके मूर्धा तक स्पर्श करना पड़ता है और वहां से श्वास बाहर निकल रही है, तो इसे इसी वजह से मूर्धा कहते हैं। किसको? इस टा वर्ग को हम मूर्धा कहते हैं। इसको टा वर्ग को मूर्धा कहते हैं, मूर्धा वर्ग कहते हैं। अब बारी आती है, तो ये मूर्धा कहाँ है? यहाँ से उच्चारित हो रहा है। टा वर्ग कहाँ से उच्चारित हो रहा? यहाँ से। टा वर्ग यहाँ से उच्चारित होगा। और कंठ से का वर्ग, यहाँ कंठ से जो है ये का वर्ग का उच्चारण हो रहा है। और अब हम देखते चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, तालु से, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो देखिए चा वर्ग का ये इसे चा वर्ग का उच्चारण हो रहा है। अब ता को देखिए कहाँ से उच्चारित है? ता, था, दा, धा, ना। जिह्वा जो है वो दांत को टच कर रही और हवा वहीं से निकल रही है, तो दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण को दंत्य वर्ण कहते हैं। और इसे ता वर्ग को दंत्य कहते हैं, दंत्य वर्ण इसको कहते हैं। अब देखिए पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा। इसमें सिर्फ ये दोनों ओठ एक दूसरे को टच कर रहे हैं और हवा बाहर निकल रही है और शब्द वर्ण का उच्चारण हो जा रहा है। तो जो ये ओठ से जो यहाँ दंत से ता वर्ग का उच्चारण होता है। अब जो ये ओट्स है, ओट से क्या है? पापा, बाबा, माँ का उच्चारण होता है, तो ये पा वर्ग है। पा वर्ग का उच्चारण ओट से होता है, तो ये ओट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं पा वर्ग और ये ओष्ठ वर्ण। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न दे देता है कि कौन सा वर्ण यहाँ बनेगा, कौन सा वर्ण पा वर्ग से उच्चारित है। ऑप्शन में आपको दे देगा, छा दे दिया, का दे दिया, घा दे दिया और एक वर्ण उठाकर पा वर्ग से कोई दे देता है, तब उत्तर हमारा हो जाएगा कि ये वर्ण पा वर्ग का है। इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनाकर भी हम दिखाएंगे आप सबको। तो हम 25 वर्ण क्या कौन कौन सा पाए? का वर्ग मिला और चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्गीय, इसे वर्गीय वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ये पंक्ति में बैठा होता है और ये मुख के अलग अलग हिस्से से उच्चारित होने के कारण इसे उसी के अनुसार नाम रख दिया गया है जिस अनुसार ये उच्चारित हो जाता है। और इसलिए इसे स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि अलग अलग स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। अब हम जानेंगे इसके आगे जो है दूसरा प्रकार क्या था स्पर्शी व्यंजन के बाद, अंतस्थ व्यंजन का। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के
मध्य से होती है, मध्य से होती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन से आएंगे? जैसे या, र, ला और वा। इनकी संख्या कितनी है? 4। इन्हें अस्पृत व्यंजन भी कहते हैं, ईर्षित अस्पृति व्यंजन कहते हैं। इन्हें ईर्षित अस्पृत व्यंजन भी कहते हैं। किसको? इन्हीं को ईर्षित अस्पृत व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि य, र, ला, वा ये थोड़ा सा ईर्षित का होता है कि लगभग छुआ हुआ। ईर्षित अस्पृत व्यंजन का अर्थ होता है कि लगभग बंद हुआ हुआ, जो वर्ड बाहर निकाले उसे ईर्षित अस्पृत व्यंजन कहते हैं। तो य, र, ला, वा ये इसमें ना पूरा खुला हुआ है और ना पूरा बंद है, इसलिए इसे ईर्षित अस्पृत व्यंजन भी कहते हैं। और ये आधा स्वर और आधे व्यंजन के को लेकर निकलता है। इसके बारे में बात की बात हम जानेंगे इसको भी कि किस प्रकार से ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में आता है। एक एक करके एक एक वर्ड को जानेंगे। अब हम जानते हैं ऊष्म व्यंजन क्या है। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा या श्वास मुख में रगड़कर संघर्ष के साथ रगड़कर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी इसे कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन की अगर बात करें तो इन्हीं वर्णों को कहते हैं। तो ये कौन? इनकी संख्या 4 है, ये भी 4 है। और कौन कौन सा है? ये है श, स और ह। अब ये तीनों श, ह, इसको कौन सा सा कहते हैं, इसको कौन सा सा कहते हैं, इसको श, ह, ये तीनों ऐसे इस तरीके से बोला जाता है। इसे हम कहते हैं तालव्य श, तालव्य श, इसे तालव्य श कहते हैं। इसे मूर्धा कहते हैं और इसे दंत श कहते हैं। दंत श कहते हैं। ये तीनों का अलग अलग नाम है, तीनों को अलग अलग तरीके से हम जानते हैं। ये तो कंठवर्ड है, ये कंठवर्ड है। अगर एक एक करके अगर चारों को एक साथ पूछा जाता है तो ये ऊष्म व्यंजन है। लेकिन अगर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि इसमें तालव्य श कौन सा है, तो ये है। और मूर्धा श कौन है, तो ये है। इसको षष्ठी श भी बोलते हैं, लेकिन षष्ठी श नहीं बोलना चाहिए, इसे मूर्धा श ही बोलना चाहिए शुद्ध रूप में। और इसे दंत श बोला। तीनों को शुद्ध रूप से उच्चारित करने के लिए जब हम इसको इस श का उच्चारण करें तो जिह्वा को तालव्य के पास ले जाना चाहिए और वहां से उच्चारित करना चाहिए। जैसे श, ये है तालव्य श। और जब इस श का उच्चारण करना हो तो जिह्वा को मूर्धा तक ले जाना चाहिए। जैसे श, इस प्रकार से उच्चारित करना चाहिए। और जब इस श का उच्चारण करना चाहिए, जिसे लोग बोलते हैं बड़ा सा, षष्ठी श, छोटा सा, तो दंत पर जिह्वा सा, ये एकदम दांत से उच्चारित होता है। इन सभी चीजों को विस्तृत तरीके से आगे बढ़ते हुए जानेंगे। अब हमको क्या क्या मिल गया? अस्पर्शी व्यंजन कितना मिला? अस्पर्शी व्यंजन जो है वो 25 मिले। और अंतस्थ मिल गया, अंतस्थ 4 मिला। और ऊष्म भी 4 मिला। यहाँ हमको मिल गया, ये हुआ 33 वर्ड और 11 हो गया जो स्वर और 2 अयोगवा। कुल मिलाकर 46 वर्णों की चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन हमको जानना है वर्णमाला में 52 वर्ड को। आइए आगे और कौन कौन सा है आगे हम पढ़ेंगे। संयुक्त वर्ड, संयुक्त वर्ड, संयुक्त वर्ड क्या है? इसकी परिभाषा है 2 भिन्न भिन्न व्यंजन वर्णों के मेल से, वर्णों के
मेल से जिस व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है, व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहाँ ये देखना है, संयुक्त मतलब जोड़ना होता, मिलना होता, तो कौन कौन वर्ण कहाँ कहाँ मिलता है। ये 4 वर्ण मिलते संयुक्त वर्ण है। कौन कौन सा? एक है छ, एक दूसरा है त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 वर्ण है जो संयुक्त वर्ण में गिना जाता है वर्णमाला में। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? का, क और श के निर्माण से इस वर्ण छ का निर्माण होता। क और श के मेल से, क और स वर्ण के मेल से छ का निर्माण होता है, और त और ता और रा के मेल से ता का निर्माण होता है, और ज और ञ के मेल से ज्ञ का निर्माण होता है, जबकि श और रा के मेल से श का निर्माण होता है। प्रश्न पूछ लेता है कि का में का निर्माण किन वर्णों से हो गया। तो ऑप्शन पहला दे देगा क और श, इस प्रकार दूसरा ऑप्शन दे देगा क प्लस श, फिर तीसरा ऑप्शन दे देगा क प्लस श, दोनों में हलंत लगा दी। यहाँ सिर्फ हमें हलंत पे ध्यान देना है कि किस वर्ण से निर्माण हुआ है। तो देखना है कि पहला वर्ण जो होता है वो हलंत का होता है, लेकिन दूसरा पूर्ण होता है। अगर इसको हमें शुद्ध और शुद्ध बनाना है, निकालना है, तो इसके आगे हमको आ लगा देना होता, तभी यहाँ हम हलंत लगाएंगे। यहाँ जब हर्ष बाहर निकलेगा तब हम यहाँ हलंत लगाएंगे, और अगर हलंत नहीं लगा है तो आ इसके अंदर है, यानी कि पिछला ये वर्ण पूर्ण है और इसमें हलंत लगा ही ये अधूरा है, और ये तब सही है, नहीं तो ये इस रूप में सही है, नहीं तो या तो इस रूप में सही है। अब हम देखते हैं कि द्विगुण व्यंजन क्या है। ये 4 वर्ण, यानी कि अभी हमने 46 पढ़ा था और फिर 4 पढ़ लिए, तो कितने हो गए? 50 वर्ण मिल गए। 2 वर्ण कौन सा है? द्विगुण व्यंजन। उन्हीं के बारे में भी जान लेते कि द्विगुण व्यंजन कौन सा है। द्विगुण व्यंजन, जिन वर्णों ये द्विगुण व्यंजन कौन सा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा उछाल कर हवा बाहर निकाले उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो इनकी संख्या 2 है। आइए लिखते हैं, जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हवा जीभ के द्वारा उच्छिष्ट मतलब तलवे के छू के निकलता है। हवा जीभ से उच्छिष्ट उछल कर निकलता है, उछल कर निकलता है, उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या 2 है। एक है ड और एक है ढ। अब ये देखिए, इसको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन उच्छिष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बोलते समय जो जिह्वा है उसे हवा उछल कर निकलती है, इसलिए उच्छिष्ट कहते हैं। और द्विगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यंजन वर्ण में 2 रूपों में प्रयोग होता है। एक जब मूर्धा टा वर्ग पढ़ते हैं, ट ठ ड ढ, उसे ट ठ ड ढ का ही तो रूप है, जिसके नीचे ये बिंदी ये नुक्ता लगा दिया गया है। नुक्ता लगाने के कारण जो जिह्वा है वो हवा को उछाल कर निकालती है, यानी 2 रूपों में प्रयोग होने के कारण इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। इसे ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। इसको ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। ताड़न
जात व्यंजन भी कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, व्यंजन भी कहते हैं किसको, जिसे डाढ़ा को। अब नोट करके विशेषता इसकी है, जिसे नोट कर लिखिएगा। उच्छिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, इसका प्रयोग यानी उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग, उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग शब्द बनाते समय शब्द में कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारित होता, स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए लिख दें इसके ड और ढा से, यानी द्विगुण व्यंजन से कोई शब्द लेते हैं, जैसे लेते हैं पढ़ाई, ये बीच में प्रयोग होता है। कभी भी इस ढा से, जैसे ढक्कन हो गया, ढक्कन, ये ढक्कन जो है इसमें देखिए जो इसमें बिंदी नीचे नहीं लगा रहेगा, ये टा वर्ग में जो ढा आया उससे ढक्कन शुरू हुआ, जैसे हुआ डलिया, तो ये इसके नीचे नुक्ता नहीं लगा रहेगा, ये टा वर्ग के जो ढा है वहां से इसको लिया गया है, इसलिए इससे शब्द का शुरुआत होता है, इससे शब्द बनता है। लेकिन जो उच्छिप्त व्यंजन है, ताड़न जात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, जिनकी संख्या 2 है, उनको कभी भी आगे प्रयोग नहीं होता, अर्थात जिन ड और ढा वर्ड के नीचे नुक्ता लगा होगा उससे शब्द का शुरुआत नहीं होता है। जैसे कहेंगे आजमगढ़, आजमगढ़, ये बाद में आता है। लड़ाई, ये बीच में आया, कभी इससे आगे नहीं प्रयोग किया गया है। पढ़ाई, आजमगढ़, लड़ाई, ये सब चीज, जैसे यहाँ पे ढा बीच में है, यहाँ अंत में है, और लड़ाई में जैसे ये ढा होगा, यहाँ भी नुक्ता लगा, लेकिन ये बीच में है। तो ये प्रश्न बनता है कि किस वर्ण से शब्द का निर्माण शुरुआत नहीं किया जाता है, तो ताड़न जात वर्ण है। ताड़न जात मतलब अर्थ का होता है उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त का अर्थ होगा द्विगुण व्यंजन, और द्विगुण का व्यंजन होता है जिस ढा के नीचे ये नुक्ता लगा हो। उम्मीद करते हैं आप सबको ये जो इसका वर्गीकरण है व्यंजन का, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा। फिर भी अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और उसका समाधान किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।